यूनिट भी अगर याद है मुझे, इधर देखो मेरी तरफ देखो, अगर मुझे याद है तो आधी यूनिट में से कितना क्वेश्चन आ जाएगा, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जब मैं पढ़ता था ना मैं, तो मेरे टाइम से पहले क्या था कि सिस्टम थोड़ा चेंज था। सिस्टम कैसे चेंज होता था कि पेपर में यूनिट वाइज नहीं आते थे, पेपर में 10 क्वेश्चन आते थे और लिखा आता था कोई से भी 5 करो। मेरे से पहले, ठीक है, जब मेरे भाई ने करी थी, मेरे बड़े ने, तो उसके टाइम पे क्या सिस्टम था कि 10 में से कितने करो, 5 करो। और ये नहीं था कि यूनिट वाइज नहीं आते थे, सीधे 10 क्वेश्चन लेके आते थे। तो कितने आदमी याद ही, लड़का याद ही 3 यूनिट करके जाता था, 2 यूनिट बिल्कुल ही छोड़ देता। 3 यूनिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन करने, कितने हैं 5। बहुत बढ़िया, शानदार। यूनिवर्सिटी वालों को पता लगी स्टूडेंट दिमाग लगा रहा है, इसका मतलब पूरी पढ़ाई नहीं कर रहा। एक काम करो, यूनिट में डिवाइड कर दो, ठीक है। क्या लिखा आएगा सब, आपका पेपर कैसा आएगा, यूनिट फर्स्ट ऐसे लिखा आता है पेपर में, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, फिर लिखा आएगा यूनिट सेकंड तीसरा क्वेश्चन और चौथा। इन दो में से आपको एक करना है, इन दो में से एक करना है, फिर दो में से एक और दो में से एक। समझ गए मेरी बात को, आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, क्लियर है यहाँ तक की बात। फिर तो क्या किया, यूनिट फर्स्ट में कैसा, आधी यूनिट में से पहला क्वेश्चन और आधी से नीचे वाली में दूसरा क्वेश्चन। मेरे टाइम पे अपन ने और दिमाग लगाया, अपने भाई ने तो 3 याद करी, अपन ने 2.5 याद करी। अपन ने कितनी याद करी, 2.5। शाबाश बेटा, ये ले ऊपर वाली आधी आधी सब में से, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी वालों को पता लगा, अच्छा और ज्यादा दिमाग लगा रहा है ये तो। फिर उसने क्या किया बेटा, उसने कहा अब देख मैं दिमाग लगा, अब वो क्वेश्चन मिक्स करके देता है। अब वो क्वेश्चन, तुम्हारी किस्मत खराब है, क्या किया जाए, ठीक है। उसने क्या किया, क्वेश्चन को मिक्स करके देता है। मिक्स करके कैसे देता है, पहली यूनिट में कैसे, एक जैसे पहली जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट कर दिए कन्हैया ने। अब यूनिवर्सिटी वाला इंटेलिजेंट हो गया, इसके भी कितने पार्ट कर दिए, 2 पार्ट, एक क्वेश्चन ऊपर वाले में से और एक क्वेश्चन नीचे वाले में। पढ़ बेटा पूरी यूनिट। अब तुम्हारे साथ ये समस्या, इसलिए तुम्हें पूरी यूनिट पढ़नी पड़ती है। पर हाँ, यूनिट में से एक आध दो जो कठिन टॉपिक है, पूरी यूनिट पढ़नी है, लेकिन उस पूरी यूनिट में से अगर एक आध दो जो कठिन टॉपिक है आपको याद नहीं हो रहे, आप उनको छोड़ सकते हो। समझ में आ गई बात, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दोनों में ही कोई क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन दोनों में क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, तो चॉइस रहती है हल्की सी, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। और वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, पेपर बहुत इजी आएगा, टिपिकल पेपर नहीं आएगा। पर इजी का मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई करना बंद कर दें। कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी तो देने हैं तुम्हें, उसमें भी तो सब्जेक्ट आएगा, या फिर सबको कांस्टेबल बनना है ना। क्या बोल रहा था हेडिंग, क्या बोल रहा था, इतना टिपिकल नहीं है। मैं देखो तुम मैथ की हो ना, मैथ वालों के लिए मैं गारंटी ले रहा हूँ, जो पढ़ के जाएगा ऐसे नहीं, थोड़ा बहुत भी पढ़ लेगा, थोड़ा बहुत भी ध्यान दे लेगा ना, फिजिकल केमिस्ट्री में उसके 34 में से 30 नंबर है। आपको आती होगी पूरी, वही रासायनिक बलगत की, 12th क्लास में नहीं थी क्या रासायनिक बलगत की, ठीक है। क्या है उसमें, एक यूनिट तो तुम्हारे क्वेश्चनों वाली है, अवकलन समाकलन वाली। अरे हाँ या ना, पहली सिलेबस ही देखा कन्हैया ने, देख टाइम थोड़ी है, और कचू देखो तो फुर्सत मिला जाओ ना, देख लो सिलेबस हाथ में, देखो ऑर्गेनिक के नीचे फिजिकल का है, देखो मिल गया नहीं मिला। देखो पहला क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिकल कंसेप्ट, अरे बातें बंद करो, क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिकल कंसेप्ट, लॉग है, कर्व है, लीनियर ग्राफ है, कैलकुलेशन ऑफ स्लोप, डिफरेंशियल फंक्शन। तुम्हें नहीं आते क्या अवकलन समाकलन, देखो ये रहा पूरा का पूरा, एक यूनिट तो तुम्हारी तैयार है। पढ़ना ही नहीं है मैथ वालों को, तो बायोलॉजी वाले के लिए बात नहीं कर रहे हैं हम, समाज से बाहर है मतलब, ठीक है ना। दूसरी यूनिट कौन सी है, गैसियस स्टेट, तीसरी सॉलिड स्टेट, कोलाइडल। कोलाइडी अवस्था नहीं पढ़ी थी क्या 12th क्लास में, पढ़ी थी, वो ये एज इट इज, एज इट इज पूरी उठा के यूं रख दी है, रासायनिक बलगत की यूं उठा के यूं रख दी है। क्या दिक्कत आ रही है, 3 यूनिट तो तुम्हारी तैयार है, तो घबराने वाली बात तो इसमें है नहीं। थोड़ा सा टाइम आपको, फर्स्ट ईयर में तो 70% सिलेबस 12th क्लास का है, हाँ सेकंड ईयर में तो, फिर थर्ड ईयर में और ज्यादा परिवर्तन कर दिया। टेंशन मतलब, देखो हेडिंग, एल्किल हैलाइड की तुलना में, और इस सिलेबस को देखा करो, और इसको, इसकी हार्ड कॉपी निकलवाओ, ध्यान रखो, और इस हार्ड कॉपी को सब अपने पास रखा करो बैग में, और जब जहां घर पे पढ़ने बैठो तब उसे निकाल के अंडरलाइन कर करके पढ़ा करो। ये टॉपिक मेरा हो गया कंप्लीट, मुझे याद है, छोड़ दो, ठीक है, बस पेपर टाइम से थोड़े दिन पहले और देख लेंगे। इस तरीके से अंडरलाइन करके, जब सिलेबस में पूरे में अंडरलाइन हो जाए, इसका मतलब मेरी पूरी बीएससी की पढ़ाई क्या हो चुकी है, फर्स्ट ईयर की कंप्लीट हो चुकी है, अब मुझे रिवीजन करना है। इस तरीके से पढ़ने का, देखो गधा भी वजन उठाता है और घोड़ा भी, पर घोड़े की वैल्यू ज्यादा है, काम दोनों का एक ही है। स्टडी करो, लेकिन स्टडी कैसी होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, ठीक है, नहीं शकल ही स्मार्ट होनी चाहिए और चेहरे घिसवे लग रही रहे। समझ में आ गई यहाँ तक की बात, स्टडी भी थोड़ी स्मार्ट होनी चाहिए। एल्किल हैलाइड की तुलना में, एल्किल हैलाइड की तुलना में, देखो बोर्ड पे देखो ना एक बार, लिखना लिखाता हूँ हेडिंग, देखो अरे इधर देखो, ये क्या है, आर एक्स, एल्किल हैलाइड हो गया,
अरे बातें बंद कर दो। ये एल्किल हैलाइड हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X। इसको मैं कह रहा हूं एल्किल हैलाइड। इसका नाम होता है बेटा, सुनो, इसका नाम होता है एलिल हैलाइड। क्या नाम है इसका? एलिल हैलाइड। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, इसका नाम है विनाइल हैलाइड। ये देखो अभी अभी बताया है, C6H5X रिंग बना दी और रिंग से X लगा दिया, इसका नाम क्या है बेटा? एरिल हैलाइड। ये कौन सा हो गया आपका? एरिल हैलाइड। और ये वाला अभी अभी ये भी बताया CH2X, ये क्या हो जाएगा? एरिल एल्किल हैलाइड। तो क्वेश्चन लिखो, हेडिंग लिखो, एल्किल हैलाइड की तुलना में, हेडिंग लिखो, एल्किल हैलाइड की तुलना में एलिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की तुलना में एलिल हैलाइड, कॉमा विनाइल हैलाइड, एलिल हैलाइड, कॉमा विनाइल हैलाइड, कॉमा एरिल हैलाइड तथा एरिल एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता। दोबारा बोल रहा हूं, एल्किल हैलाइड की तुलना में, लिख लिया यहां तक? एल्किल हैलाइड की तुलना में एलिल हैलाइड, कॉमा विनाइल हैलाइड, कॉमा एरिल हैलाइड तथा एरिल एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता, एरिल एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता। ओके बेटा, लिख लिया यहां तक? लिख लिया? आगे बात करूं। देखो देखो इन सब में एक चीज कॉमन है, आर का मतलब होता है कार्बन, कार्बन और एक्स, कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन हेलोजन, कार्बन हेलोजन, कार्बन हेलोजन और कार्बन हेलोजन। लेकिन इन सब की क्रियाशीलता अलग अलग होती है। एल्किल हैलाइड की तुलना में, एल्किल हैलाइड की तुलना में, जिसपे मैं राइट लगा रहा हूं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों की क्रियाशीलता तो होती है ज्यादा, समझना, और इन दोनों की क्रियाशीलता होती है कम। क्रॉस का मतलब कुछ नहीं है, कम से है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो पेपर में कुछ क्वेश्चन आता है क्यों? देखो अब मेरा कंसेप्ट समझना। सपोज दैट मैं तुम्हें यहाँ पढ़ाने आ रहा हूँ, तो पढ़ाने आ रहा हूँ तो मुझे एक फिक्स अमाउंट ऑफ पेमेंट मिल रहा है, समझ में आ गई बात? जो तुमने फीस दी है उसमें से मुझे उसका एक पार्ट मुझे किसके रूप में मिलता है? फी पेमेंट के रूप में मिलता है, तभी तो मैं आता हूँ। फ्री में कौन करता है आजकल कोई काम? क्लियर है यहाँ तक? अभी मेरे लिए ऑफर आए कि साहब आप जहाँ पढ़ा रहे हो वहां से 10% ज्यादा का ऑफर आपको दिया जाता है, बताना मैं आगे जाऊँ, यहाँ पढ़ाऊंगा या वहां चला जाऊंगा? साहब है, साहब है, कोई भावनात्मक रिश्ता थोड़ी है किसी से यहाँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। समझ में आ गई बात? यार रिश्ता किसका है सारा दुनिया में? पैसों का रिश्ता है। अपन चुपचाप वहां चले जाएंगे। तुम्हें भी आज नौकरी लग जाए, ठीक है सपोज दैट, और उससे अच्छी नौकरी और मिल जाए तुम्हें, तो तुरंत बेकार वाली को छोड़ के अच्छी वाली को ज्वाइन कर लोगे, सेम कंडीशन सबके साथ, तो यहाँ मिल जाए। यही मॉलिक्यूल भी यही जानते हैं, मॉलिक्यूल भी समझते हैं। अभी मॉलिक्यूल जिस परिस्थिति में, अगर उस परिस्थिति से आगे जाने पर उनका स्थायित्व बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, तो वो आगे चले जाएंगे। इन सभी अभिक्रियाओं में कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या है बेटा? बंध बना हुआ है। और सुनो, सभी बंधों में हेलोजनों की विद्युत ऋणता ज्यादा है और कार्बन की विद्युत ऋणता कम है। बंध टूटेगा तो हेलोजन पर नेगेटिव आएगा और कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। अब मेरी बात सुनना, पहले वाले केस में देखो, जितना आसानी से बंध टूटेगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ज्यादा होगी। भाई मुझे यहाँ छोड़ के जाना है तो यहाँ से बंध को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। और जब बंध को तोड़ूंगा तो आगे जाने पर मेरा स्थायित्व भी क्या होना चाहिए? ज्यादा। ऐसा थोड़ी कि कोई मेरे से फोन करके कहे कि साहब 10% कम में आ जाओ, अपन कहें तू रहे भैया अपने सामने, यही बंध बढ़िया बन रहा है अपना, तो हाँ 10% ज्यादा की बात करे, अरे 10 का तो 1% भी बढ़ा दे, अपन तो उसी में आ जाएंगे, ठीक है ना? समझ में आ गई यहाँ तक की बात? तो सुनो, देखो हेलोजन के पास क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? लॉन पेयर। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, पता चलेगा तुम्हें कितना याद है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लॉन पेयर। क्या ये संयुग्मन है? संयुग्मन के लिए क्या होना चाहिए? डबल सिंगल, हाँ डबल सिंगल डबल हो, डबल सिंगल लॉन पेयर हो, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, ये सारी कंडीशन का नहीं हो गया है संयुग्मन की, कॉन्जुगेशन की है। यहाँ पर डबल सिंगल सिंगल संयुग्मन उपस्थित नहीं होता, इसका मतलब ये लॉन पेयर संयुग्मन में भाग नहीं लेते। अच्छा यहाँ वाले केस में देखना, डबल सिंगल लॉन, डबल सिंगल लॉन पेयर संयुग्मन है, और संयुग्मन होगा तो इस कार्बन और एक्स में सिंगल बॉन्ड में किसके लक्षण आ जाएंगे? डबल बॉन्ड के लक्षण आ जाएंगे। एकल बंध में किसके लक्षण आ जाएंगे? द्विबंध के। अच्छा सिंगल बॉन्ड को आसानी से तोड़ सकते हो डबल बॉन्ड को?
डबल बॉन्ड को आसानी से तोड़ सकते हैं। मैं दो रस्सी से बांध दूं एक को और एक को एक रस्सी से बांध दूं, जल्दी कैसे छूट जाओगे? सामने दो तो छूट जाओगे, शक्तिमान है का। आसानी से, साफ सीधी बात है, सिंगल बॉन्ड को आसानी से तोड़ा जा सकता है, डबल बॉन्ड को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। क्लियर है? तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं टूटता। जब बंध नहीं टूटेगा तो इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है? कम। सेम केस यहाँ पर है, देखो यहाँ वाले केस में भी देखो, इधर देखो, डबल सिंगल लोन पेयर किसमें उपस्थित है बेटा? संयुग्मन में। और संयुग्मन में होने के कारण एकल बंध में किसके लक्षण आ जाएंगे? द्विबंध के। इस वाले केस में और इस वाले केस में डबल सिंगल सिंगल लोन पेयर संयुग्मन नहीं है। यहां देखो, देखो डबल सिंगल सिंगल लोन पेयर संयुग्मन नहीं है। जब संयुग्मन नहीं है तो द्विबंध में एकल बंध के लक्षण, एकल बंध में द्विबंध के लक्षण नहीं आएंगे। इस स्थिति में ये बंध आसानी से टूट जाएगा और ये वाला भी बंध आसानी से टूट जाएगा। जब ये टूटेगा तो यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। कौन सा कार्बोकेटायन है? प्राथमिक 1 डिग्री। और हाँ भाई, कौन सा कार्बोकेटायन दिखाई दे रहा है? प्राथमिक। हाँ भाई पड़ोसी, वेरी गुड, ये आंसर सही है। बेटा मूर्ख हो, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन सिखाया तुम्हें, ये एलाइलिक कार्बोकेटायन। देखो कॉपी में लिखाया और है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। और एलाइलिक कार्बोकेटायन का स्थायित्व 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मेथिल कार्बोकेटायन से ज्यादा होता है, तभी तो आगे चला गया। क्योंकि आगे जाने पर बनने वाले एलाइलिक कार्बोकेटायन का स्थायित्व तो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसकी क्रियाशीलता भी ज्यादा होती है। पढ़ा नहीं, कह रहा था ना पूछूंगा फर्स्ट यूनिट, फिर कह रहा हूँ जिसको फर्स्ट यूनिट नहीं आती ना वो बैठ के सिर खुजाना। इधर देखो, यहाँ पर एक्स पर कैसा, इधर देखो, इधर देख ले, अब एक्स पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और कार्बन पर पॉजिटिव। कार्बन पर पॉजिटिव आएगा तो कौन सा कार्बोकेटायन है बताओ इसको? बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। और बेंजाइलिक कार्बोकेटायन का स्थायित्व तो एलाइलिक कार्बोकेटायन से भी ज्यादा होता है। याद है नहीं याद है? खूब चिल्ला चिल्ला बढ़ाते। सबसे ज्यादा स्थायित्व किसकी थी? ट्राई की। ट्राई से कम डाई, डाई से कम बेंजाइलिक से कम एलाइलिक से कम 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो उनको पहचानना भी तो सीखो बेटा। पहचान जब सिखाई है तो मैं कहता हूँ मैं आगे जब जाऊंगा बंद को तोड़ के, जब आगे जाने पर मेरे स्थायित्व के मान में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। यही कारण है कि एल्किल हैलाइड की तुलना में एलिल हैलाइड और एल्काइल एराइल हैलाइड की क्रियाशीलता तो ज्यादा होती है। क्योंकि पहला कारण क्या है? दो कारण है। पहला कारण है कि संयुग्मन न होने के कारण अनुनाद नहीं होता, जिससे एकल बंध में द्विबंध के लक्षण नहीं आते। बंध आसानी से टूट जाता है। बंध के बाद, टूटने के बाद बनने वाले कार्बोकेटायन एलाइलिक कार्बोकेटायन और बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं, इसीलिए इनकी क्रियाशीलता भी बहुत ज्यादा होती है। जबकि यहाँ पर डबल सिंगल लोन पेयर अनुनाद होने के कारण एकल बंध में द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं और डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए तुलनात्मक रूप से ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये आसानी से नहीं टूटते और इनकी क्रियाशीलता कम होती है। क्लियर है यहाँ तक? क्या समझ में आ गया? नहीं आ गया? बेसिक याद रखो। बिना बेसिक ऐसे तो बेटा देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे 11th याद है, 12th याद है, बीएससी की 45 यूनिट याद है मुझे, ठीक है, और एमएससी प्रीवियस भी मुझे याद है। तो ऐसे थोड़ी याद हो जाएंगी, ऐसे थोड़ी में कॉपी लेके और जय हनुमान ज्ञान उनसे अगर और लग रहे हैं भैया, ऐसे नहीं है। उनको कंसेप्चुअली याद किया गया है, समझ तो वो मुझे समझ में आ जाती है, ठीक है। सेम तुम उसी तरीके को अपनाओ, स्टडी करो, रटो मत कि घर जाके रट्टा लगाना शुरू किया और कॉपी खोली और दे दमादम समाज बंद विखंडन ये ले और बोले डार्जन और ऐसे याद करें। उन्हें समझो, ठीक है, और समझने के बाद फिर उन्हें याद करो, तब तो वो याद हो जाएंगे। ऐसे तुम उसे कितना भी रट्टा लगा लेना बेटा, दिमाग में नहीं बैठेंगे। देखो फटाफट यूनिट 3 ये कंप्लीट है, इस आपकी कॉपी में सब लिखा हुआ सिलेबसों में। लास्ट बची आपकी यूनिट 3 और यूनिट 3 में लिखो सबसे पहली हेडिंग एल्केन। यूनिट 3 एल्केन लिख लिया? एल्केन, ठीक है। अब मैं बोर्ड पे लिखता जा रहा हूं। इनका साधारण सूत्र क्या होता है बेटा? CN। लिखते चलो, साधारण सूत्र क्या है? CnH2n+2 एल्केन। बेटा तुम दोनों कोने में बैठे बैठे क्या गुटरू करते रहते हो? CnH2n+2 इनका नाम क्या है? एल्केन। इन्हें किसके नाम से और जाना जाता है? इन्हें पैराफीन के नाम से भी जाना जाता है। पैराफीन का अर्थ है कम क्रियाशीलता, कम क्रियाशीलता। पैराफीन का मतलब क्या है? कम क्रियाशीलता। क्लियर है? देखो लिखते चलना सब। कम क्रियाशीलता का मतलब है ये आसानी से किसी से भी अभिक्रिया नहीं करते। ये सब के सब कैसे होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त का मतलब क्या है कन्हैया? सारे बंध कौन से होंगे?
वेरी गुड। सारे बंद कौन से होंगे? सिग्मा बॉन्ड। CnH2n+2 एल्केन है। पैराफीन का मतलब है कम क्रियाशीलता। कैसे होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में होते हैं, अर्थात सारे बंद कौन से होते हैं? सिग्मा बंद होते हैं। एल्केनों का दूसरा नाम क्या है बेटा? पैराफीन। पैराफीन क्यों कहते हैं? क्योंकि आसानी से किसी से अभिक्रिया नहीं करते, बहुत कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए इन्हें पैराफीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे सुनो, आगे कहानी सुनो। देखो CnH2n+2 को तो बोलते हैं एल्केन। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दूं, ठीक है, तो क्या बचेगा? CnH2n+1। इनको बोलते हैं बेटा एल्किल। अभी अभी मैं तुमसे कई बार बोलता रहता हूं कि एल्किल एल्किल एल्किल। एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को कम कर दो तो बनने वाले समूह को एल्किल कहते हैं। और सभी एल्किल समूहों को कॉमनली किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? R के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सपोज दैट N इज इक्वल टू 1 है, N इज इक्वल टू 1 है, तो 1 का मतलब कितना हो गया? अरे एक पुट करूंगा तो C1, और ये 2 और 2 4, CH4। CH4 का क्या नाम है बेटा? मैथेन। मैथेन में से मैं एक हाइड्रोजन को कम कर दूं, क्या बना कन्हैया? CH3 बना। और यहाँ एल्केन में नाम के अंत में तो क्या आता है? N, और इनके में नाम के अंत में इल। तो एक कार्बन को तो कहते हैं मैथ, और मैथ में इल जोड़ दो तो क्या बन गया? मैथिल। और आप सबको पता है CH3 को किस नाम से जाना जाता है? मैथिल नाम से जाना जाता है। और शॉर्टकट में मैथिल को कई बार आपने क्या लिखा देखा होगा? एमी। देखा है कि नहीं होगा? ठीक है, अगर मैं N इज इक्वल टू 2 पुट करूं तो क्या आएगा कन्हैया? 2 दूनी 4 और 4 और 2 6, C2H6। और दो कार्बन को क्या कहते हैं? एथ, और नाम के अंत में क्या लगेगा? इन। तो क्या वर्ड हो जाएगा? एथेन। बहुत बढ़िया। और एथेन से यहाँ क्या बन जाएगा? जब एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, दो कार्बन को क्या कहते हैं? एथ, ठीक है, और एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो नाम के अंत में इल लग जाता है, क्या बनेगा? C2H5। क्या बोलते हैं इसे? एथिल। और एथिल को कई बार शॉर्ट में आपने देखा होगा ET के द्वारा भी प्रदर्शित कर दिया जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक की बात? सेम कहानी है। N इज इक्वल टू, अगर मैं 3 पुट करूं, 3 पुट करूंगा तो क्या आएगा बेटा? C3H8। अरे आएगा कि नहीं आएगा? अरे C3N का मतलब 3 रख दिया, और यहाँ 3 है तो 3 दूनी 6 और 2 8, C3H8। 3 कार्बनों को क्या कहते हैं बेटा? प्रोप। और नाम के अंत में N लगेगा तो क्या हो गया? प्रोपेन। एक हाइड्रोजन कम कर दूं बेटा, क्या बनेगा? -C3H7, मैथिल एथिल। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपिल। वेरी गुड, प्रोपिल। और प्रोपिल को कई बार शॉर्टकट में PR के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और इन सभी एल्किल ग्रुपों को एक साथ क्या करते हैं? R। अभी लिख रहा था ना RX, इस तरीके से एल्किल हैलाइड। ठीक है, वो उस R का मतलब क्या होता है? कार्बन है। एल्किन में जब एक कार्बन कम हो जाता है तब उसको एल्किल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हटा दो इसे, समझ गए? कर लोगे? अब नेक्स्ट सुनो मेरी कहानी आगे। अब देखो, हेडिंग लिखो कार्बन का वर्गीकरण। कार्बन का वर्गीकरण। देखो बेटा, एल्कीन में कार्बन का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि एक कार्बन और अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है। एल्कीन में कार्बन का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि एक कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। यदि एक कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा हुआ है तो 3 से जुड़ा हुआ था, 4 से जुड़ा तो 4 से जुड़ा तो 4 डिग्री, 5 से जुड़ा तो 5 डिग्री। अरे कार्बन 5 डिग्री हो सकता है क्या? कार्बन की साहब फ्लो चल रहा है। 5 डिग्री साहब, 6 तो जोड़ो 6 डिग्री। कार्बन है, दुर्गा माता थोड़ी है। अरे बेटा, अच्छा बताओ इधर, फ्लो में आ गए ये। अच्छा ये कार्बन देखो, ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो कौन सी डिग्री हो गया? अरे बताओ, ये वाला, वेरी गुड, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 1 2 3 4, कौन सा हो गया? 4 डिग्री हो गया। ये वाला, ये वाला 3 डिग्री नहीं बना, 3 डिग्री बना डालते हैं। ये वाला कौन सा हो गया? और ये वाला, ये तो 2 डिग्री हो गया। ये वाला 3 डिग्री, और ये दोनों देख लोगे आसानी से। तो कार्बन, एल्कीन में कार्बनों का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि एक कार्बन अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है, ये कंप्लीट है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, एल्कीन बनाने की विधियां। एल्कीन बनाने की विधियां, सिलेबस चलाते चलना। लो, एल्कीन बनाने की विधियां।
बनाने की विधियां, ठीक है। और बनाने की विधियां पहली हेडिंग है बेटा वुड्स अभिक्रिया। क्या विचार है इसके बारे में, कराई या नहीं कराई? हाँ, ना तो तुम बोल ही नहीं सकते बेटा। वुड्स अभिक्रिया, क्रिया विधि कराई थी। कौन सी क्रिया विधि थी? मुक्त मूलक क्रिया विधि कराई थी, नहीं कराई थी? चलो मैं एक और कराता हूँ, दो होती हैं पेपर में दोनों लिख। दूसरी भी कराई थी कि आयनिक वाली? नहीं कराई थी। नहीं, मुक्त मूलक वाली कराई थी कि आयनिक कराई थी कि दोनों कराई थी? दोनों करा। अरे वाह, कंप्लीट है। अब देखो फिर सिलेबस निकालो अपना, सिलेबस निकालो अपना। देखो, अरे देखो बेटा, इस चीज में आलस मत करो। ध्यान रखना, मार्कशीट में जब नंबर आएंगे ना तो वहां पे आलस हो जाएगा, फिर वहां पे नंबर चढ़ाने में वो आलस कर देगा, फिर रोगे। फिर इस साल तो चमकते हुए चेहरे ना, अगली साल सब डाउन हो जाते हैं। देखो क्या लिखा है, मिल गई बेटा? तो मुझे दे, मिल गया नहीं मिला? देखो एल्केन वाले चैप्टर को देखो, यूनिट 3 को, इनऑर्गेनिक है तो देखो यूनिट 3, नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप। एल्किल ग्रुपों के नाम करना सिखा दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन्स, एल्केन्स में कार्बन परमाणुओं का वर्गीकरण। फिर लिखा है मेथड ऑफ फॉर्मेशन, बनाने की विधियां। जब आप बुक खोलोगे ना तो बुक, इधर देखो, जब आप किताब खोलोगे तो किताब में बहुत सारी बनाने की विधियां हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको लेके बैठ गए और फिर लट्टा लगाना शुरू, नहीं, अपना सिलेबस देखना है। सिलेबस में कितनी विधि दे रखी है बेटा? 4। वेरी गुड। पहली कौन सी है? वुड्स अभिक्रिया, तो वुड्स पढ़नी है केवल, जो मैं पढ़ा चुका हूं तुम्हें। दूसरी अभिक्रिया कौन सी है? कोलवे, कोलवे, कोलवे पढ़ा दूंगा। तीसरी कौन सी है? कोरे हाउस। और चौथी कौन सी है? सोडा लाइम के द्वारा विकार्बोक्सिलीकरण। तो अपने को 4 ही पढ़नी है, लेकिन नहीं है अपने को कितनी पढ़नी है? 4। ऐसा नहीं कि सबके सबको लग गए। वुड्स करा दी है, दूसरी हेडिंग लिखो कोलवे, कोलवे अभिक्रिया। समझ में आ गई कैसे पढ़ना है? अरे हाँ या ना, या गोबर गणेश हो पूरे के पूरे, दिमाग में कुछ तो बैठा हो। कोलवे अभिक्रिया, देखो कोलवे अभिक्रिया इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछी जाती है बहुत ज्यादा। देखो जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के, इधर देखो, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों की अभिक्रिया जल के साथ और इनको विद्युत अपघटन कराया जाता है। विद्युत से पता चल रहा है मतलब लाइट की बात होगी, अपघटन का मतलब है टूटना। इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है। तो इस अभिक्रिया के द्वारा एल्केन का निर्माण होता है, साथ में CO2 गैस मुक्त होती है, KOH निकलता है और H2 हाइड्रोजन गैस। देखो जब विद्युत अपघटन हुआ है और जल लिया है, जब भी किसी लवण को, सॉल्ट को जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर वो अपने आयनों में क्या हो जाता है बेटा? विभक्त हो जाता है। क्या बनेगा? 2RCOO नेगेटिव प्लस 2K पॉजिटिव, क्योंकि दो मॉलिक्यूल लिए मैंने। अब जब विद्युत अपघटन करा रहा हूं तो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी। विद्युत अपघटन में एक तो कैथोड होता है कन्हैया और एक एनोड होता है। तो देखो मैंने जैसे याद रखा है वैसे ही तुम्हें याद रखना। C से कैथोड है और C से कैटायन है। कार्बो कैटायन मतलब कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले कैटायन, कैटायन पर कैथोड, पॉजिटिव चार्ज की बात होगी। एनोड, A से एनोड और A से एनायन, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो देखो रिएक्शन, सबसे पहले रिएक्शन का बताता हूं मैं तुम्हें एनोड पे। कैसे याद रखना है? एनोड पे कौन है? एनायन। एनायन कौन है? ये 2RC डबल बॉन्ड O, 2RC डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले ये क्या करता है? अपने अंदर से इन 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन मॉलिक्यूल कितने हैं? 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बनेगा बेटा? 2RC डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन पर केवल एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, यहाँ रह जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। आगे देखना बेटा, 2RC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पर ये रहा, ये R है। इस बंध का समांश बंध विखंडन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। क्या बनेगा? 2 R मुक्त मूलक बनेंगे। R का मतलब कौन से मुक्त मूलक? एल्किल मुक्त मूलक। और बेटा यहाँ पर एक मुक्त मूलक और ये मुक्त मूलक, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। कितनी CO2 निकल जाएंगी? 2 CO2। ये देखो 2 CO2। यहाँ कितने मुक्त मूलक बने? 2। एक R मुक्त मूलक दूसरे R मुक्त मूलक से अभिक्रिया करके R सिंगल बॉन्ड R, ये दोनों मुक्त मूलक बेटा आपस में अभिक्रिया कर लेंगे R। ये लो, ये पूरी की पूरी कहानी कहां पर हो गई? एनोड पर। अब कहानी कहां शुरू करता हूं कन्हैया? कैथोड पर। करूं कहानी कैथोड पर शुरू। C से कैथोड और C से कैटायन। मैं तो ऐसे याद रखता हूं, आप भी ऐसे रखो। कैटायन का मतलब 2K पॉजिटिव, ये देखो 2K पॉजिटिव प्लस यहाँ क्या बाहर निकले थे? 2 इलेक्ट्रॉन, जिनका मैंने अभिक्रिया में अभी कहीं भी उपयोग में नहीं लिया है, उनको लेके आता हूँ 2 इलेक्ट्रॉनों को प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव उदासीन कर देगी, तो 2 धनायनों को 2 ऋणायन उदासीन कर देंगे। क्या बन जाएगा बेटा?
2K, लेकिन अभी पूरी रिएक्शन में मैंने किसका उपयोग नहीं लिया, जल का उपयोग नहीं लिया। 2K प्लस 2KO 2HOH, ये 2K यहाँ से 2OH को निकाल के क्या बनेगा बेटा 2KOH प्लस यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी H2 गैस, ये लो 2KOH H2, कौन सी अभिक्रिया हो गई कोल्बे विद्युत अपघटन। कोई दिक्कत, वुड्स कराई दिए पहले, ये करा दी, 4 हैं 2 और बची हैं, कल करा देंगे उन्हें, एक तो सोडा लाइम के विकार्बोक्सिलीकरण के द्वारा और एक कोरे हाउस। फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो और कुछ भी पढ़ो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, 12th के बाद सिर्फ सिलेबस ही काम करता है।